नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्यांश। आज आप सभी का स्वागत करता हूँ आफ्टर पैकअप के एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट कम शो में। आज हमारे जो गेस्ट हैं, ऑल्दो उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मे बी आई एम नॉट श्योर, उनके आप रियल नेम से शायद नहीं जानते, लेकिन द मोमेंट जब मैं उनका मेडअप नेम बताऊंगा या फिर जो नेम यूजुअली उनके वीडियोस में चलता है उनको बताऊंगा, तो फॉर श्योर 99.9% लोग उनको पहचान लेंगे, उनके फैन होंगे। तो गाइस, नो अदर देन अरुण कुशवाहा सर। वेलकम सर। AKA छोटे मियाँ। थैंक यू सो मच दिव्यांश यार फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन, और थैंक यू मुझे आफ्टर पैकअप में बुलाने के लिए। अरे बहुत सर, ऑल प्लेजर। चलिए सर, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, सबसे पहला ही क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट, छोटे मियाँ कैसे पड़ा ये नाम? छोटे मियाँ वही मैंने अपने आप ही नाम रखा, पर्सनैलिटी पे जो जाए, सीधा सिंपल साधारण नाम था। छोटे मियाँ क्यूट लगता था, अच्छा बस जो पर्सनैलिटी पे जा रहा है ना, मुझे लगा कि स्क्रीन नेम होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, उस वक्त जब नया चालू करते हैं तो सोचते हैं कि यार आगे दुनिया आपको कैसे पहचानेगी, दुनिया आपको किस नाम से पहचानेगी, तो उतना बड़ा तो सोचा नहीं था, बट टेम्परेली उस वक्त सोच रही था कि चलो एज ऑफ नाउ छोटे मियाँ रख देते हैं। ऐसे ही रैंडम कैसा रैंडमली रखा? उससे पहले छोटा रिचार्ज था। अच्छा, हाँ, उससे छोटा क्या नाम? मैंने नाम रखा था छोटा रिचार्ज। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको चेंज कर देते, छोटे मियाँ कर देते। तो एक रैंडम थॉट था, कोई उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं। सर, ऑलमोस्ट आपको 6 साल हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हुए। इन 6 सालों में सर क्या बदला है आपके नाम को लेके? जैसे छोटे रिचार्ज से छोटे मियाँ हो गए, और छोटे मियाँ आज बहुत बड़े हो गए, तो सर क्या आपने ग्रोथ देखी, क्या आपने चेंज देखा मतलब ऐसे मेरे में कि ओवरऑल? सर आप में भी तो फॉर श्योर हुआ ही है। हाँ, आपके साथ प्रगति कितनी हुई? यार बहुत चेंज देखे, मतलब कॉमेडी का स्तर चेंज होता रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेहतर होता जाता है, बट टाइप ऑफ कॉमेडी बदलती रहती है। और मेरा जो मतलब ज़्यादा हॉबी है कॉमेडी करना, सीरियस भी है बट कॉमेडी ज़्यादा रहता है मेरा। तो मतलब कॉमेडी एरिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब पहले अपन बोलते हैं ना कि ये यार अभी ये जोक पुराने हो गए, इस टाइप की जोक पुराने हो गए, इस टाइप की कहानियाँ पुरानी हो गई। तो 10 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए और चेंजेस तो काफ़ी आए हैं। मतलब कल्चरली काफ़ी मतलब चेंजेस आए हैं। पहले जोक का लेवल कुछ और होता था, अब कुछ और है, कुछ अलग टाइप के जोक्स हैं। डार्क बहुत ज़्यादा चल रहा है। डार्क एक नया चीज़ है कि डार्क को बोल दिया, थोड़ा सा चुभने वाला शब्द बोल दिया तो वो ह्यूमर में आएगा, बट वो डार्क है। तो ये अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे, जितने लोग उतने टाइप की कॉमेडी मुझे तो लगता है, और बहुत बदल रहा है, कल्चर तो बहुत बदला है। सर, क्रिटिसिज्म आपने फेस किया है ऑनलाइन? क्रिटिसिज्म कैसे, मतलब कमेंट में? कमेंट्स में अब ऐसा नहीं है कि सर तारीफ ही करेंगे सारे लोग, भले कोई भी इंसान हो। हमारे प्रधानमंत्री जी के भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें भी रहते हैं कुछ लोग लाइक दैट ओनली। हाँ बहुत यार, मतलब कुछ मुझे हेल्दी क्रिटिसिज्म मतलब अच्छे लगते हैं, जो एक अच्छा सा आपको एक जब आप कमेंट करो या फिर आप किसी को कुछ भी सुझाव दो, सजेस्ट करो कुछ भी, तो आपके सजेशन में मुझे वो वाला क्रिटिसिज्म हेल्दी नहीं लगता है जब कोई बोल देता है कि अरे तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, घटिया है, वीडियो से रिलेटेड ही नहीं है, कुछ रैंडमली फिजिकली कुछ जिन्हें वो अब्यूज कर रहा है वो। अगर जब तक वो मतलब फालतू का क्रिटिसिज्म है ना, तो मैं उसको देखता भी नहीं, लाइक लिटरली नहीं देखता। मतलब मेरे जहन में नहीं आता कि उस चीज़ को मैं इतनी वैल्यू दूं भी कि नहीं दूं, है ना। तो मैं सिर्फ हेल्दी क्रिटिसिज्म को देखता हूँ जो मुझे ये बताता है कि यार इस वीडियो को आप ऐसा अच्छा कर सकते हो, इसमें आप एक्ट ऐसा कर सकते हो, जोक का लेवल थोड़ा और बढ़ सकता है, अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ कर सकते हो, या फिर एक्टिंग थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हेल्दी क्रिटिसिज्म में आती है। ये इनको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब ये मेरे जो क्लोज लोग हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं,
तो उनके जब फीडबैक आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे पता है इधर 8-9 महीने में कल्चर चेंज हो जाता है। 8-9 महीने में आप कुछ दूसरी ऐप पे होगे, 8-9 महीने में आप दूसरा कुछ ट्रेंड चल रहा होगा, कुछ तो भी। तो मुझे अपने आप में बदलाव देखना अपने अंदर बहुत पसंद है, और वो बदलाव मैं तभी ला पाता हूँ जब कोई कमेंट करता है अच्छे वाले क्रिटिसिज्म, ना कि फूहड़ वाले कुछ तो भी गाली लिख दिया। वो सब वो हंसी मजाक के लिए अच्छे लगते हैं मेरे को, बट उससे मैं कुछ सीखता नहीं। मतलब डस्टबिन है वो मेरे लिए। सर यूट्यूब और लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो आप बहुत पॉपुलर हो। आपने अभी रिसेंटली बॉलीवुड में भी काम किया, भूल भुलैया 3 में। तो सर आपको मेजर डिफरेंस इन दोनों इंडस्ट्रीज में क्या लगा? दोनों अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। ये थोड़ा सा लो बजट का रहता है अपना यूट्यूब का, फ्रीडम भी रहती है। फ्रीडम तो खैर बड़े बजट पे भी रहती है। तो डिफरेंस मुझे ये लगा कि सीखने को मिलता है इसमें, जब आप बड़े प्रोजेक्ट में जाते हो। ओके, बहुत सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जो छोटा प्लेटफॉर्म है वो मतलब छोटा, मतलब बोलने के लिए छोटा है, बट वो छोटा अब है नहीं। अब यूट्यूब डिजिटल, अब वो छोटा प्लेटफॉर्म नहीं रहा। अब वो इनफैक्ट हो गया, अच्छा खासा लेवल है वो उसका। तो बट ये आप बड़ी स्क्रीन पे आने वाले हो, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा बजट है, बड़ा प्रोडक्शन है, उसमें पैसे लगे हैं करोड़ों रुपए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक दबाव आ जाता है कि आपको डिलीवर अच्छा करना है, आप मतलब ऑडियंस को अच्छा कुछ डिलीवर करना है। तो मुझे अब तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे मैं चाहे यूट्यूब करूँ, चाहे OTT करूँ, चाहे मैं फिल्म करूँ, फिल्म में मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखने के पर्पज़ से मैं जाता हूँ। जब भी मैं गया हूँ कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ भी किया है, तो मैं सीखने के तौर पे ही गया हूँ, जो भी मैंने कुछ यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म से सीखा है। अभी सर थोड़ी सी भूल भुलैया की बातें करते हैं। भूल भुलैया, हाँ जी, भूल भुलैया 3। हाँ, कौन सी फिल्म है लाइक आपको सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था आपका इस इंडस्ट्री में? मेरे लिए मतलब कमर्शियल वाइज तो डेफिनेटली भूल भुलैया 3 है। डेफिनेटली भूल भुलैया 3 है। और भूल भुलैया के 3 के पीछे तो मतलब मैजिक हुआ है उसके। सर एक मुझे कुछ स्टोरी बताइए जिससे आपको लाइक भूल भुलैया का ब्रेक मिला है, इस इंडस्ट्री में ब्रेक मिला, मेन ब्रेक। यार भूल भुलैया 3 का बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो मेरा जो रोल था जिसमें मैं टिल्लू परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा दिन का नहीं था, वो 3-4 दिन का ही था। और मैं गया शूटिंग करने के लिए गया, और शूटिंग हुई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा अनीस बागनी सर को। तो शूटिंग पे पता चला कि केमिस्ट्री अच्छी लग रही है कि कार्तिक भाई की, और जो मेरा जो कैरेक्टर है उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। तो क्यों ना इसको 4 दिन का नहीं रखते हैं, इसको आप डेज बढ़ा देते हैं। तो अनीस बासमी सर ने क्या किया, कार्तिक भाई ने क्या मिलकर सोचा कि इसके जो शूटिंग डेज है वो बढ़ा देते हैं। तो मेरे लिए बहुत मैजिक मोमेंट था। बिल्कुल समझ रहे हो कि आपको पहले के लिए आपको सिर्फ 4 दिन के लिए शूट के लिए बुलाया गया है, एंड देन कट टू 30 डेज सीधा, मतलब लाइक ऑन सेट मैजिक होना और डेज बढ़ जाना। अब डेज तो बढ़ गए हैं, सर ने डेज बढ़ा दिए कि नहीं अभी अरुण और कार्तिक की केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी लग रही है, सो लेट्स इसको आगे बढ़ाते हैं। अब डायलॉग तो लिख ही नहीं गए थे मेरे कैरेक्टर के लिए, अब ऑन सेट सर डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो डायलॉग लिख रहे हैं ऑन सेट। हाँ, वो ज़्यादा मज़ा था, काफ़ी स्पॉन्टेनियस था मेरे कैरेक्टर के लिए। तो सर सेट पे डायलॉग लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं अरुण अब तू ये कर दे, अरुण अब तू ये डायलॉग ले ले, ये अच्छा है, क्योंकि स्क्रिप्ट पे था ही नहीं मेरा कैरेक्टर। जो भी हो रहा है ऑन सेट हो रहा है। डबिंग में भी बहुत देखा था, डबिंग में भी वो चीज़ किया था। तो मेरे लिए वो मैजिक मोमेंट तो रहा ही है, मतलब शुरू से लेके एंड तक। सर भगवान को मानते हैं? बिल्कुल, देयर इज अ क्रिएटर। अब सर कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपका बिलीव एकदम पक्का हो गया भगवान, जो आपने चाहा है मिला है? मैं एनर्जी में बहुत मानता हूँ कि एनर्जी तो है पावर, सुप्रीम पावर कुछ तो भी है। मैं उसको बता नहीं सकता हूँ कैसा दिखता है, कैसा है, किस फॉर्म में है, बट कुछ तो है जो मतलब हमारे परे है, सोच के परे है। तो कुछ तो है जो रूल करता है, वो भले ही वो हमारे अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है,
बट कुछ तो है जो आपकी सोच से परे है, और मैं उसी के सामने अपना सर झुकाना पसंद करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, पर कोई भी हो, बस मैं उस एनर्जी के सामने, और इसीलिए भी एनर्जी के सामने अपना सर झुकाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि अपना ईगो जो अहंकार होता है ना, वो भी मरता है, वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आप अहंकार नहीं आता है कि नहीं हमें किसी ने नहीं बनाया, हम ही हम है, वो सब चीज़ें, विच इज़ गुड इन अ वे, बट मुझे एक सरेंडर वाली जो फीलिंग होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक सरेंडर वाली फीलिंग अपनी माँओं में आती है, खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन बच्चे को भूखा नहीं सोने देंगे, टेंशन एकदम सरेंडर हो जाना है। तो वो जो सरेंडर हो जाना, मुझे उस एनर्जी के सामने अपने को सरेंडर कर देना कि जो भी कुछ है तेरा है, दैट्स इट, खत्म डिबेट। बहुत 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 बेहतरीन बात कही है आपने। सर आपको मेनली फेम कॉमेडी स्केचेस से मिला है, हाँ, तो आप भी सर किसी से इंस्पिरेशन लेते होंगे, कहीं से, किसी से? इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सबको देख के इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। मैं सच बताऊं, मैंने बहुत बार सोचा है, ठीक है, कुछ सीरियस एक्टर है तो उससे मैं कुछ सीखने का ट्राई करूंगा, कुछ कॉमेडियन एक्टर है तो मैं उससे कुछ सीखने का ट्राई करूंगा। सब में अपनी अपनी एक टैलेंट है, और जब ईश्वर ने उनको टैलेंट दिया तो क्यों ना इसी से भी सीख लो, उससे भी सीख लो, उससे भी सीख लो। तो सभी मुझे एक लगते हैं कि यार इसका ये चीज़ मेरे में होता तो अच्छा लगता, तो मैं उस पर काम करना चालू करता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम करना चालू करता हूँ। लेकिन वो तो मतलब पक्की बात है कि आपके अगर वो कैलिबर में है तो ही वो आप वो कर पाओगे डिलीवर, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। बिल्कुल, आपकी जो क्षमता है और जो आपका इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। हाँ, मतलब मुझे तो मैं बताऊँ तो मैं तो इंस्पिरेशन सिर्फ ऑन स्क्रीन एक्टरों से ही नहीं लेता, मुझे ऑफ स्क्रीन जो काम रहता है, डायरेक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया, डीओपी, फोटोग्राफी, और इनफैक्ट आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका कैमरा लग गया है और मुझे बताना है कि कहानी इस तरह की है, तो वो आर्ट उस तरीके का होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे फिल्म से रिलेटेड हर एक चीज़ अच्छी लगती है। आज सर आपका बोलते सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। अभी सर भूल भुलैया में जैसे आपने कहा कि आपको हर क्रिएटर से इंस्पिरेशन लेना अच्छा, क्रिएटर नहीं कहूँगा, हर इंसान से बेसिकली इंस्पिरेशन लेना अच्छा लगता है। आपने सर भूल भुलैया में कार्तिक भाई से आपने क्या इंस्पिरेशन ली? कार्तिक भाई मतलब ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ रियली हम्बल। मतलब कार्तिक भाई के साथ पहली फिल्म की थी मैंने लुक्का छुपी, तो उनके साथ ज़्यादा उस वक्त इंटरेक्शन इतना हो नहीं पाता था, क्योंकि मेरे जो सीन ज़्यादातर रहते थे वो पंकज त्रिपाठी सर के साथ ज़्यादा रहते थे। बट हमने उसके बाद फिर 1-2 प्रमोशनल वीडियो किए थे, और फिर फाइनली भूल भुलैया 3 में हम लोग मिले, और ही वाज लाइक के अरुण सही रहेगा इसके लिए, अरुण कैरेक्टर सही है इसके लिए, तो अरुण को लेते हैं इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए। तो ही वाज रियली स्वीट, मतलब के, और इनफैक्ट सेट पे जब होते थे तो हम लोग डिस्कस करते थे कि इसको कैसे फनी कर सकते हैं, इसको कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार पूरा स्टोरी कैसी थी सर? बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मतलब हम लोग जो शेयर करते थे कि मतलब पूरी प्लानिंग करते थे, और इनफैक्ट लाइक लिटरली अनीस बाज़मी सर हमसे परेशान हो गए थे कि ये लोग आएंगे और ये लोग कुछ जोक लेके आएंगे, ये लोग कहीं स्क्रिप्ट को यहाँ वहाँ ना कर रहे हैं। तो मतलब जोक हम लोग बहुत मतलब क्रिएट करते थे ऑन सेट। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आपको मौका मिलता है अपने लीड एक्टर्स के साथ बातचीत करने का, और उनके साथ इंटरेक्शन करने का, कि भाई आपको फ्रीडम दी गई है, आप सोच सकते हो, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप अपना बेस्ट टैलेंट दिखा सकते हो, और इतने बड़े फ्रेंचाइज की मूवी में, बिल्कुल है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ये। तो कार्तिक भाई ने तो मतलब मेरे लिए, मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि भाई अपना जो है, इनफैक्ट भाई जो ग्वालियर से आते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। कार्तिक भाई ग्वालियर से, तो वो एक बॉन्डिंग एक फील मैच कर जाता है। जी। तो कार्तिक ने तो हमेशा से ही सपोर्ट किया, इज ए वेरी स्वीट गाय। सर कभी ऐसा हुआ है कि अनीस सर में कोई और सीन बताया हो और आप लोगों ने बोलते ना कि कंटिन्यू होते अरे यार कार्तिक ये मजा आ रहा है, चेंज कर दिया हो कोई सीन, और वो एक्चुअली में बहुत अच्छा निकल के आया हो? ऐसा हुआ है क्या सेट पे कोई भी? हाँ बिल्कुल हुआ है। बताइए सर। ये मतलब इनफैक्ट पैकअप के बाद जब पूरी फिल्म पैकअप हो चुकी है, अनीस सर का कॉल आता है, अनीस सर बोलते हैं कि आ जाइए,
एक सीन और शूट करते हैं, एक्स्ट्रा सीन शूट करते हैं। तो आई वाज लाइक यार ये पैकअप तो हो गया है, फिल्म शूट का तो रैप हो गया है। तो अनीस सर बोलते हैं कि नहीं, अभी एक सीन और ऐड करूँगा मैं। उनके डायलॉग्स हाँ, और इनफैक्ट जो अनीस सर का जो डिसीजन था शूटिंग पैकअप होने के बाद, उनका जो डिसीजन था कि इस सीन को रिक्रिएट करते हैं, कुछ और करते हैं इसकी जगह, तो उन्होंने जो सीन रिक्रिएट किया और जो पहले शूट हुआ था उसकी जगह, वो वाला सच में बहुत ज़्यादा बेटर था। तो एंड तक सर ने वो छोड़ा नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड तक उन्होंने छोड़ा है कि नहीं ये बेटर हो सकता है, ये तो और बेटर हो सकता है। होता है ना कि जब हम शूट करते हैं तो हमें बाद में ही पता वो होता रियलाइज़ नहीं यार ये थोड़ा और बेटर हो सकता है। तो उन्होंने बाद में शूट किया और बाद में वो जो सीन है वो बहुत अच्छा निकल के आया, बहुत खूबसूरत निकल के आया वो सीन। तो सर का जो है ना, सर से मैं एक चीज़ सीखा हूँ अनीस बाज़मी सर से, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, और मतलब इतना अनप्लान रहते हैं वो। कभी कभार प्लानिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में है, बट कुछ चीज़ें वो इतना फ्री छोड़ देते हैं कि समय पे छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें सेट पे छोड़ देते हैं, सेट की वाइब पे छोड़ देते हैं, एक्टरों के मूड इन सब पे भी छोड़ देते हैं वो, कि आने दो रैंडम, देखते हैं क्या बनता है, क्या वाइब बोल रही है, आपकी सेट की क्या वाइब बोल रही है, उसके अकॉर्डिंगली डायलॉग्स जा रहे करें। तो उतना वो फ्री रखते हैं ना, वो मतलब हैट्स ऑफ, रियली हैट्स ऑफ। कोई डायरेक्टर नहीं। अरे बिल्कुल, यहाँ पर तो उल्टा ये होता है ना कि आप पूरा 1-2 साल पहले से पूरा आप प्लानिंग करके चल रहे हो और स्टिक टू दी स्क्रिप्ट और वो सब चीज़ें समटाइम्स ईगो पे आ जाती है। हाँ, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत टफ भी लगती है। अगर कोई इसे पुल ऑफ कर पा रहा है, जो इम्प्रोवाइज इतना अच्छी तरीके से करता है सेट पे, और उसको पुल ऑफ भी कर पा रहा है अच्छे तरीके से, तो वेल एंड गुड, मतलब ये तो हैट्स ऑफ। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, उस बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए। बिल्कुल। सर का लाइक स्टार्टिंग में एक्सीडेंट भी हो गया था। ओह माय गॉड, उसकी तो मैं बताऊं आपको कहानी। जब मैं सेट पे गया था तो मेरे नीज रिप्लेसमेंट होने वाला था, मैंने होने नहीं दिया। मैंने सोचा कि अभी फिल्म शूट कर लेते, उसके बाद अपन करवाएंगे। तो मैं स्टिक लेके जाता था और मैं शूट पे गया, पहली बार शूट पे लोकेशन पे गया, और मैंने पहली बार देखा कि मैं नर्वस था थोड़ा सा, यार मैं स्टिक लेके कैसे शूट करूँगा एंड ऑल। तो मैं सेट पे गया और मैं देखता हूँ अनीस बाज़मी सर जो है पहले से व्हील चेयर पे अपनी टांग तलवा के बैठे हुए हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि अरे यार वो पूरी फिल्म शूट करने वाले हैं अगला बंदा, और चलो मैं भी मैनेज कर सकता हूँ, इट्स ओके, कैसे करते हैं। और सच बताऊँ तो सर और सभी क्रू मेंबर्स ने ऐसा, मतलब मुझे इतना डिफ़िकल्टी हुई नहीं शूट करते वक्त कि स्टिक के साथ शूट करना पड़ रहा है एंड ऑल। बहुत इजी कर दिया, रोल भी बढ़ा दिया और इजी भी कर दिया कि नहीं, यू जस्ट स्टे देयर, अच्छा लग रहा है। तो मतलब थैंक गॉड वो स्मूथली पूरी शूटिंग निकल गई। आपका सर एक सीन है जिधर आप और कार्तिक आर्यन सर दोनों कार में आते हैं हवेली पे फिर से, ठीक है। उसके अंदर आप पीछे से कूद के आगे आ जाते हैं। वो वाला सीन ऑडियंस ने बहुत लाइक किया है। उधर आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लग रही है। सर उस सीन के बारे में थोड़ा बताइए। अरे बहुत इंटरेस्टिंग सीन था कि उस वक्त बारिश भी हो रही थी, तो वो सीन बार बार का गाड़ी आगे ले रहे थे, पीछे ले रहे थे। तो वो सीन इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब कुछ तो करना है हमको, कि वो पीछे बेहोश लेटा हुआ है, कार्तिक भाई गाड़ी चला रहे हैं, बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं कैसे भी, तो कुछ तो करना है। तो लेकिन कार्तिक भाई अपना जिगजैग कर रहे हैं कार के साथ पूरा, तो डेफिनेटली ये बंदा जो है पीछे इसका पूरा रायता बन चुका होगा। तो वो बहुत अच्छा लगा कि कैसे कभी कट में यहाँ गिरा पड़ा है, कभी वहाँ गिरा पड़ा है, कभी आगे आ गया, और कार्तिक भाई बाल पकड़े हुए पूरे खींचे हुए हैं कि तू ठीक से बैठ जा मुझे बाहर निकलने दे। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब शूटिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट उस वक्त बारिश हो रही थी तो बहुत मतलब मज़ेदार माहौल बन गया था। बहुत अच्छा सर। और एक और, टिल्लू का जो कैरेक्टर है ना, वो एक और चीज़ के लिए फेमस हुआ है। हाँ, गिरने वाला उसका बताइए। हर बार गिरता है कुछ ना कुछ, बहुत बोलते ना हंसी आ ही जाती है। ओके, सीरियस सीन हो या फिर मजाक वाला सीन हो, हंसी आ ही जाती है। तो ये गिरने वाला जो सीन है, वो पहला सीन गिरने वाला हुआ था जो स्टार्टिंग के 4 दिन जो मेरे शूटिंग डेज थे, उसमें एक सीन गिरने वाला था। मैं उसी सीन में गिरा था और सडनली पता नहीं क्यों सभी क्रू मेंबर को हंसी आई। बहुत अच्छा लगा कि अरे यार ये एकदम से कैसे फट गिर गया। तो मुझे बहुत, मतलब सबको बहुत वो सीन अच्छा लगा।
और वो सीन देख के ही अनीस सर ने और कार्तिक भाई ने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है कार्तिक भाई उनकी केमिस्ट्री बन गई है थोड़ी सी, अब इसके रोल को थोड़ा सा अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। करता है। हाँ, तो सर ने क्या किया कि अब एक बार गिरा है तो नहीं, अब तो मैं इसे 6 बार गिराऊंगा। तो हर बार कर रहा है। तो जो अपना कैरेक्टर है टिल्लू, वो बहुत ही कमज़ोर दिल का है। वो भड़कता है, वो गुस्सा होता है वो, और वो चाहता है कि कार्तिक भाई और जो उसका जो गैंग है उसका धंधा चलता रहे, लोगों को लूटते रहे और अपना धंधा चलता रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन सच में उस जो कैरेक्टर है टिल्लू, उसकी लाइक लिटरली बैंड बजती है भूत, अगर उस रियल में आ जाए तो। बिल्कुल। तो वो इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि वो थोड़ा सा भी कुछ देख लेता है ना तो उसको थोड़ा सा धचका लगता है। वो वाला सीन है ना जिधर वो ऊपर से सॉस गिरता है हाथ में। हाँ, राइट। वो खतरनाक है। वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। सर आपको क्या लगता है जो बॉलीवुड के जो क्रिएटर्स है बेसिकली, जिसके अंदर सब लोग आ गए, पूरा डायरेक्टर हो गए, DOP, सब कुछ, हाँ। वो सर जो डिजिटल क्रिएटर्स है उनका काम सीरियसली लेते हैं? काम अच्छा होगा तो सब सीरियसली लेंगे। और अगर स्टोरी अच्छी है, टीम अच्छी है, मेहनत करती हुई है, उनका अगर लो बजट का प्रोजेक्ट अगर अच्छा चलते हुआ आया है तो सीरियसली लेंगे। अभी वो चेन ब्रेक हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट का लागत जो है करोड़ों में होना चाहिए, 500 करोड़, 1000 करोड़ हो जाए तो अच्छी बात है। बट मुझे लगता है जो स्मॉल बजट जो प्रोजेक्ट रहते हैं, जो लोग बनाते हैं, इतने सारे मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, इतने सारे मैं फिल्म देखता हूँ, शॉर्ट फिल्म जो रीजनल लेवल पे हैं पर वो इतनी सुंदर बनाई गई हैं। तो कुछ का मतलब मुकाम नहीं होता है कि मतलब बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है या फिर ये ट्रॉफी जीतनी है या फिर ये अवार्ड जीतना है। कुछ लोग सेटिस्फाई इस बात से भी रहते हैं कि मैं जो बनाना चाह रहा हूँ वो मैं बना पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जैसा कि अभी भुवन मैम को जानते हैं आप, तो समटाइम्स वो इंटरव्यू में कहते हैं ना कि हमको एज अ आउटसाइडर देखा जाता है इंडस्ट्री में। हाँ, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते वो, पर उन्होंने खुद ये चीज़ कही हुई है कि नहीं घुसने देते हैं। समटाइम्स फॉलोअर के बेसिस पे जज करते हैं, कंटेंट नहीं देखते हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स के बेसिस पे तो जज अगर कोई करता है तो वो गलत है। ऑब्वियसली कि मतलब जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो वो ज़्यादा जानता होगा या फिर ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये था कि वो एक किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव था और वो चीज़ वो हो गई। नहीं तो मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो इतने पॉपुलर भी नहीं है बट वो बहुत डिसेंट काम कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे कोई ज़्यादा कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, बट वो खुश हैं। मतलब इस टाइप का है। और रही बात इस चीज़ की, मैंने पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं किया है कि आउटसाइडर जैसा फील करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर आप अपना काम जानते हैं, आप अपने काम पे फोकस रखते हैं, डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप डिजिटल में अच्छा करके आए हैं तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री से भी आपको अच्छा मिलेगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे होंगे, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन तो रहती है। अगर किसी वजह से वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तो मुझे लगेगा फिर वो हो सकता है आगे वाले की ना समझ हो, ऐसा हो सकता है। मतलब क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करना पसंद करता हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे अगर जूनियर्स आ रहे हैं मेरे साथ जुड़ना, नए लोग मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जी, तो मैं इतना खुश होता हूँ कि मुझे पता है कि आने वाला टैलेंट मेरे साथ जुड़ने वाला है। बिल्कुल नया अपना कल्चर, जो नई जनरेशन का बंदा मेरे साथ जुड़ने वाला है, तो मुझे तो कंटेंट देना है अच्छा। तो मैं नए लोगों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मुझे कभी भी ऐसा इनसिक्योरिटी फील नहीं होती कि नहीं यार उसको क्यों चांस देना, उसको क्यों चांस देना, उसको क्यों चांस देना। अरे भाई वो डिज़र्व करता है, वो तुमको भी तो किसी ने चांस दिया होगा एंड ऑल। सर कैरियर का आपका सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था और आपने लाइक कैसे इसको गो थ्रू किया, टैकल कैसे किया? कैरियर का सबसे टफ फेज आया था 2014 और 2016 के बीच में, 2 साल के लिए रहा था वो। तो थोड़ा सा वो डिप्रेशन टाइप का पीरियड था वो, जिसमें आप समझ नहीं पाते हो कि आपको जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए,
आपको आपको अपने आपकी जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और प्लस ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो मतलब फेस बुरा बन के आई, लेकिन जो मेरा जो एक कंटिन्यूस जो फेस रहा है जो हमेशा नेगेटिव ही रहा है, लोगों का जज करना जस्ट बाय लुकिंग एट यू। तो बस वो देख के ही जज करना, वो उसका कोई फेज़ नहीं आया है, वो लाइफ टाइम रहा है, तो उसका कोई फेज़ नहीं आया है। जो फेज़ आया है जो तुम मतलब जो आप वो बोल रहे हो कि स्ट्रगल वाला, मेरे लिए पर्सनली उसमें इतना स्ट्रगल नहीं रहा है कि मैं ऑडिशन की लाइनों में नहीं लगा। मैं बहुत सारी ऑडिशन की लाइन में नहीं लगा, मतलब ईश्वर की कृपा रही। जो भी उन्होंने मुझे काम करना बताया वो मैंने काम किया, और ऑडिशन में लाइन में इतना नहीं लगना पड़ा। जो भी स्ट्रगल रहा वो पर्सनल लेवल पे ज़्यादा था, प्रोफेशनल लेवल पे कम था।